सबसे पहले जीरो का मतलब ये होता है, इसको हम रूट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, इसे सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यूज आती हैं, उन एक्स की वैल्यूज को मैं कहता हूं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो होंगे, अगर वो दोनों रूट्स सेम आ जाए तब भी हम कहते हैं रूट्स आर रियल बट इक्वल, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है। होप आपको याद होगा ये सब। रूट्स तो हमेशा दो ही आते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस या जीरो ये एक भी आ सकता है। अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? अगर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, तो पी जीरो कितना होगा? इसका मतलब क्या होता है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो मुझे पुट करना है आरएचएस में। पी जीरो का मतलब ये होता है, जब मैं पुट करूंगा तो ये सी आ जाएगा। तो कोई बच्चा ये भी बोल सकता है ना सर कि कोई ना कोई वैल्यू अल्फा ऐसी तो पक्का होगी, जिसको जब हम पुट करेंगे तो ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी, इसकी वैल्यू जो है वो कट पिट के जीरो आ जाए। जब भी ऐसा होगा तब तब हम कहेंगे कि अल्फा इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। ओके, कुछ देखो कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी में एक टर्म है पासा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाई। इस डाई का प्लूरल होता है डाइस, ठीक है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, एक वचन बहुवचन। डाई में क्या क्या होता है? जाहिर सी बात है, 1 से लेकर 6 तक होता है। सबने लूडो खेला ही होगा। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल आउटकम्स है। यानी कि अगर तुमने एक बार, वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। एक बार तुमने अगर किसी डाई को थ्रो किया है तो चांस क्या है? मतलब कितने पॉसिबल आउटकम्स है? 6। या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। इन 6 में से कोई ना कोई आ सकता है। तो ये क्या है? पॉसिबल आउटकम्स। इन्हीं पॉसिबल आउटकम्स के नंबर को मैं कहता हूं सैंपल स्पेस। मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटीज है ना। तो इन 6 पॉसिबिलिटीज को मैंने गिन लिया। अगर कोई पासा हमारे पास ऐसा होता जिसमें 8 कोने होते तो हम कहते हैं NS इज इक्वल टू 8। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसी के नंबर को डिनोट करता है NS। इवेंट क्या है? जो सवाल में पूछा हो उसे इवेंट कहते हैं, जो हमें चाहिए उसे इवेंट कहते हैं, ठीक है। इवेंट क्या है? गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। अगर वो तुमसे ये बोलता है कि व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग 3, तो हम बोलते हैं कि 3 के आने का चांस कितना है? 1/6 करते हैं हम, 3/6 नहीं करते, क्योंकि 3 क्या है? एक इवेंट है। 3 आना एक इवेंट है, उसको गिन लिया एक इवेंट। और टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं? 6, तो 1/6 उसका आता आंसर। लेकिन यहाँ पे कंपोजिट नंबर बोल रहा है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है वो देखते हैं हम। कंपोजिट नंबर क्या है 1 से 6 के बीच में? सोचो। 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ये जिद्दी नंबर है अलग। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, नहीं 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 एक प्राइम नंबर है, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो कम से कम 3 नंबर से डिवाइड होते हैं। ये शॉर्टकट में समझो। तो ये दो पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिसमें हमें कंपोजिट नंबर मिलेगा। तो नंबर ऑफ इवेंट्स सपोर्टिंग कितना है? 2। दो ऐसी चीजें जो सपोर्ट कर रही हैं हमारे इवेंट को। बिहार में हम इसे कहते हैं दो ठो, या दो गो भोजपुरी में, या ठो। यानी कि 2 बार ऐसी चीजें आई हैं जो सपोर्ट कर रही है हमारे इवेंट को, 4 और 6। और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 6 है। तो अब हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल स्पेस, 2/6 यानी कि 1/3, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1, गुड। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? a प्लस बी। देखो ये जो है ना, इसको 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी
लेस देन 90 डिग्री ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, ए प्लस बी बोल रहा है 0 डिग्री से बड़ा है और ए प्लस बी कह रहा है 90 डिग्री से छोटा है, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री, ऐसे ही पढ़ना है इसे। अच्छा, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसका बस तुमको लास्ट में ख्याल रखना है कि ए प्लस बी 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए और ए प्लस बी 0 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एक एंगल आ गया 50 डिग्री और दूसरा एंगल भी आ गया 50 डिग्री तो 100 डिग्री हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताओ कि tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan थीटा अगर लिखा रहता तो क्या हम इसे tan tan आसानी से काट सकते थे ना, और a प्लस बी इक्वल टू थीटा लिख सकते थे, ये कर सकते थे ना हम? यस या नो में जवाब दो। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो मैंने टेबल याद किया है साइन कॉस और tan का 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, मुझे सिर्फ ये याद नहीं रखना है बाबू कि साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, मुझे ये भी याद रखना है, नाक को उल्टा पकड़ना भी याद रखना है कि 1/√2 को अगर मैं साइन के टर्म्स में लिखना चाहूं तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा, यानी कि साइन कितना इज इक्वल टू 1/√2, मुझे दिमाग में ऐसे सोचना है। तो अगर दोनों तरफ tan रहता तो मेरी क्वेश्चन तो आसानी से बन जाता, है ना? अब तुम्हें लगभग बात समझ में आ गई होगी। तो ये tan a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan कितना लिखूं यहाँ पे बताओ, 45, गुड। अब ये क्वेश्चन बना के मुझे आंसर बताओ। और tan a माइनस बी को मैं कितना लिख सकता हूँ tan में, 1/√3 किस में आता है, गुड, 30 डिग्री। अब बना के आंसर बताओ मुझे। tan a प्लस बी इक्वल tan 45 का मतलब a प्लस बी 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमें हमेशा इस तरह की सिचुएशंस में ख्याल रखना चाहिए कि LHS और RHS पे सिमिलर टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 की पावर x इज इक्वल टू अगर हमें 8 मिल जाता है तो LHS में बेस 2 है और RHS में एक्सपोनेंट की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो अब हम क्या करें, इसे हमें कैसे दिखाना होगा। यहाँ पे कैसे हम करते थे, अगर मुझे यहाँ पे 2 की पावर समथिंग मिल जाए तो ये 2 तो बेस में है, वो सेम है, वो तो कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू सम हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 3 के हिसाब से x की वैल्यू 3 हो जाएगी। याद करो कि तुमने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सॉल्व किया था सेक और कॉसेक वाला, a प्लस बी की वैल्यू जो 90 डिग्री बताई थी, वो क्यों वैसे किया तुमने? तुमको इधर सेक था तो इधर कॉसेक था, तुमको दोनों तरफ सिमिलर रखना था, तुमने क्या किया, किसी एक को चेंज कर दिया। अब कॉसेक कॉसेक आ गया तो फिर चीजें सेम आ गई, फिर वो लीनियर इक्वेशन की तरह काम आसान हो गया हमारा। इसमें a प्लस बी इज लेस देन 90 डिग्री क्यों दिया हुआ था जानती हो? इसलिए दिया हुआ था कि जब हम 10th की मैथमेटिक्स से 11th की मैथमेटिक्स में जाएंगे तो हम अभी 10th तक 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल्स पढ़ते हैं। tan 135 डिग्री क्या होता है, कभी सोचा हमने? कभी ख्याल भी नहीं आया होगा। तो इसीलिए वो लिखा हुआ है कि कहीं कोई लड़का ऐसा ना हो कि जो 11th क्लास पढ़ के दोबारा 11th एंट्रेंस दे रहा है जामिया या अलीगढ़ का, तो उसको तो पता चल जाएगा ये सब चीजें, वो चैलेंज कर सकता है कि नहीं सर इसका और भी आंसर था। तो उससे बचने के लिए ये चीज लिखा जाता है उसकी, कहीं वो हमें परेशान ना करे बाद में कि एक तो कंपटीशन निकला नहीं, ऊपर से हमें जो है कोर्ट में केस कर रहा है कि सर बहुत सारे ऑप्शन थे, इन्होंने सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया। ये चीज इसलिए लिखी गई है a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री और a ग्रेटर देन बी, क्योंकि बहुत सारे आंसर होते हैं इस तरह के इक्वेशंस के, लेकिन 0 से 90 डिग्री के बीच में सिर्फ यही आंसर है जो हमने निकाला। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सब चीजें देख के घबराना नहीं है, सॉल्व इससे होगा, सॉल्व इससे नहीं होगा, इसका बस ख्याल रखना होता है। अब आइए आगे। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है तो हमने पुट कर दिया, पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ था ये। और कॉस वाई की वैल्यू हम 1 - 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, तो ये सॉल्व होकर 1/2 आएगा। तो वाई की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। कैसे? देखो कॉस वाई इज इक्वल टू, हम 1/2 देख रहे थे, तो कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री हम लिख सकते हैं, कॉस कॉस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। वैल्यू वैसे तो याद होगी तुमको, फिर भी एक तरीका है वैल्यू याद करने का। सबके नीचे 4 4 4 4 लिख दो, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो, और सब पे रूट चढ़ा दो। यानी कि 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 और सब पे रूट चढ़ा दिया, तो 0/4 क्या आएगा, √0 यानी कि 0। ये साइन का आंसर आ रहा है, इसका क्या आंसर आएगा, 1/4 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 1/4 कितना आएगा, √1/4 2, तो 1/2, ये आएगा 1/√2, ये आएगा √3/2, ये आएगा 1, तो 4/4 करके 1 हो जाएगा। तो ये उल्टा आएगा, कॉस
1 फिर √3/2, कॉस डिक्रीज करता है साइन इंक्रीज करता है, 1/√2, 1/2 0। अब ये 0/1 1, सॉरी 0, 1/2 ये 1/√3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका ये भी है, एपी का क्वेश्चन है। एपी है, पहला टर्म को A1 या A से दिखाते हैं, ठीक है। AN का मतलब nth टर्म होता है, तो क्या बोल रहा है इन एपी इज इक्वल टू 15, पहला टर्म 15 है। D इज इक्वल टू -3, तो D की जगह -3 कर दिया। AN की वैल्यू 0 है, यानी nth टर्म दिया हुआ 0, पूछ रहा है N की वैल्यू, यानी कि पहला टर्म 15 था, उसके बाद 15, और D क्या है -3 है, तो 15 में 3 जोड़ो कितना आएगा 12, फिर 3 जोड़ो 9, फिर 6 3 0। ऐसे भी हम कर सकते हैं, 15 पहला टर्म है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इस वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी, उसके बाद वाला टर्म माइनस हो जाएगा। इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये 15 है ना, तो ये -15 इज इक्वल टू -3 इंटू n-1, ये माइनस माइनस भी कैंसिल, और 3 5 का 15, तो n-1 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 0.3, lies on a line represented by इतना, find the value of all a। मान लो ये लाइन कोई भी, यही लाइन ले लेते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है लाइन, इसीलिए उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। 1 डिग्री इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका ग्राफ एक लाइन बनती है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये कैपिटल O ओरिजिन। अब दो चीज समझ लो, एक वर्ड समझ लो ट्रेन, एक वर्ड है टिकट, और एक वर्ड है पैसेंजर। और ये ट्रेन है राजधानी, ये वो ट्रेन नहीं है कि विदाउट टिकट चढ़ गए। अब तुम देखो कि मान लो ये ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, और कोई पैसेंजर ऐसा नहीं है कि जो ट्रेन पे नहीं चढ़ पाया हो, यानी कि ये नहीं हुआ कि भाई मेरी ट्रेन छूट गई, ट्रैफिक ज्यादा, ट्रेन छूटी नहीं है किसी की। अब टीटी आता है टिकट चेक करने के लिए, जिस पैसेंजर के पास टिकट होगी वो ट्रेन पे बैठा होगा, जिस पैसेंजर के पास टिकट होगी वो ट्रेन पे बैठा मिलेगा। ये पहली सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया कि किसी की भी ट्रेन मिस नहीं हुई। ट्रेन पे जो जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनके पास भी टिकट होगी। टीटी आया चेक करने के लिए, और राजधानी की ट्रेन है, तो जब टीटी आया चेक करने के लिए, तो जो जो पैसेंजर्स देख रहे हैं आपकी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, तो वो दिमाग में सोच रहा है कि यार देखो ये जितने भी पैसेंजर्स हैं इनके पास टिकट पक्का होगी, यानी कि जो जो ट्रेन पे बैठा है पक्का टिकट उनके पास होगी। तो जो जो पॉइंट्स इस लाइन पे हैं, पैसेंजर समझ लो तुम पॉइंट्स को, ट्रेन समझ लो तुम लाइन को, और टिकट समझ लो तुम इक्वेशन को। ये इक्वेशन बेसिकली क्या है? इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे एक कंडीशन है इक्वेशन, और कुछ थोड़ी है। इसको देखो मैं तुम्हें खोल के दिखाता हूँ। y इज इक्वल टू 2x माइनस 5/3, ये इसको तुम लिख सकते हो y को अगर अलग करोगे तो ये y कोऑर्डिनेट की एक ऐसी कंडीशन है कि वो x को 2 से मल्टीप्लाई करके 5 से अगर तुम माइनस करते हो और 3 से डिवाइड करते हो तो y आ जाएगा। ये कंडीशन है, इसी कंडीशन का नाम इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से एक ग्राफ भी बनता है। तो ये ग्राफ है हमारा लाइन। दोबारा समझ लो, ट्रेन है, ये है हमारी लाइन, लंबी ट्रेन होती है, लंबी लाइन है हमारे पास। पैसेंजर्स जो है वो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे मिलकर ये लाइन बनी है, और टिकट है ये इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। जो जो पॉइंट्स, और पॉइंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, अल्फा कॉमा बीटा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों मिला के, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी डालनी है और वाई भी डालनी है। जो जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो लाइन पे मिलेंगे। इसका उल्टा भी, जो जो पॉइंट लाइन पे मिलेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और जो जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो पक्का लाइन पे मिलेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये दोनों में जवाब दो। यानी कि जिसके पास टिकट है वो पक्का ट्रेन में बैठा हुआ है, और जो जो ट्रेन में बैठा हुआ है पक्का उसके पास टिकट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंट 3 लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x - 3y = 5।
इस इक्वेशन की हेल्प से जो लाइन बनेगी उस लाइन पे ये पॉइंट होगा, तो पक्का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने डाल दिया 2 इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू ए इज इक्वल टू 5, सॉल्व कर लिया, ये 6 माइनस 5 1/3 आंसर आ जाएगा इसका। ये सिर्फ लाइन के लिए नहीं है, ये हर एक चीज के लिए। कोई अगर तुमको सर्किल का भी इक्वेशन दे देगा ना, कभी सर्किल का वैसे इक्वेशन तो नहीं पढ़ना है 10th तक में, मतलब किसी भी चीज का इक्वेशन मान के चलो, ये है इसका इक्वेशन मैंने तुमको दे दिया, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, और बोल रहा है कि यहाँ पे पॉइंट 2 कॉमा ए, इसी कर्व का इक्वेशन है। तो ये ट्रेन है, ये उसके टिकट है, और ये पैसेंजर है। बोल रहा है कि इस ग्राफ पे 2 कॉमा ए लाई करता है, यानी कि 2 कॉमा ए विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे ए डाल दूंगा और यहाँ पे 4 प्लस 2 प्लस 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। यानी कि ये बहुत सिंपल चीज है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं, हर एक प्लॉट के लिए काम आता है। अच्छा, ये मिसिंग टर्म क्या है? पहला टर्म है 2 और थर्ड टर्म है 22। ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। अब A2 निकालने के लिए बोल रहा है वो, बना दो, सिंपल। 3 टर्म्स है, पहला टर्म दिया हुआ है 2, थर्ड टर्म दिया हुआ है 22, कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है, निकाल लेंगे। अगर मुझे थर्ड टर्म का फॉर्मूला लिखना है तो यही ना an, यही ना n की वैल्यू 3 होती है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n की वैल्यू 3 डालना है, तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू डी। ए की वैल्यू मुझे दिख रही है, पहला टर्म 2 है, 2 से पहले डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, 2 पहला ही नंबर है, दिख रहा है, 2 के बाद कॉमा लगा हुआ है, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो 2 पहला टर्म है। चलो ये भी बात समझ में कि 2 पहला टर्म है, तो 2 प्लस 2d, और a3 की वैल्यू 22 है, तो ये 20 इज इक्वल टू 2d, तो d इज इक्वल टू 10। तो a1 इज इक्वल टू क्या होगा a, यानी कि जो दिख रहा है 2, a2 क्या होगा a प्लस d, यानी कि 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12। a3 देखो तुम क्या होगा, यही से आ जाएगा, चेक करना है तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 20 यानी कि 22। ये तो एक तरीका हुआ सॉल्व करने का, एक और तरीका हुआ 2, इसको x मान लिया, इसको 22 मान लिया, तो बेटा कॉमन डिफरेंस क्या कहता है, टर्म 2 माइनस टर्म 1 इज इक्वल टू टर्म 3 माइनस टर्म 2 इज इक्वल टू टर्म 4 माइनस टर्म 3 इज इक्वल टू टर्म 5 माइनस टर्म 4 इज इक्वल टू डी। कॉमन का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो, और डिफरेंस का मतलब होता है अगला माइनस पिछला। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, या फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, ये सारे वैल्यूज बराबर आते हैं, इक्वल आते हैं, इक्वल टू स्मॉल डी। यही तो एपी की पहचान है कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा हर के बीच में। तो उस तरह से अगर ये एपी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एपी है, तो पक्का मैं क्या कर सकता हूं कि 22 माइनस एक्स, यानी कि a3 माइनस a2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। यहां से भी मैं अगर मैं सॉल्व करता तो 2x इज इक्वल टू 24 आता और x इज इक्वल टू 12, एक बार में आ जाता है, अलग से स्मॉल डी निकालने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकाल रहे हैं सेकंड टर्म, और यहाँ से हमने क्या किया, इनडायरेक्टली निकाल रहे हैं। ये समझ में आया? मान लो हमारे पास कोई भी वायर है लेंथ एल का, टेढ़ा मेढ़ा वायर भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि सीधा ही हो, लेकिन इसका टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ एल है। अब इस वायर से चाहे मैं स्क्वायर बना दूं, मतलब इस वायर को किसी तरह से मैंने प्रेस किया या कुछ भी किया, सीधा सीधा किया और एक स्क्वायर बना दिया जिसका साइड है स्मॉल ए, ये स्क्वायर। चाहे मैं एक रेक्टेंगल बना दूं, चाहे मैं एक सर्किल बना दूं जिसका रेडियस है आर, चाहे मैं एक ट्रेपेजियम बना दूं, चाहे मैं कोई भी शेप बना दूं, क्या चीज सेम रहेगी? ये सारे शेप्स में क्या चीज सेम रहेगी? वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन वायर बहुत पतला होता है तो हम वॉल्यूम की बात करेंगे नहीं। वायर का लेंथ चेंज नहीं होगा, वायर का लेंथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसी से हम बना रहे हैं, चाहे काट काट के बनाए, चाहे किसी भी तरह से बनाए। बेंट मतलब क्या होता है, मोड़ मोड़ के हमने स्क्वायर की तरह बनाया है, पहले स्क्वायर शेप में था, फिर उसको सर्कुलर रिंग में बनाया हमने। तो स्क्वायर शेप से पहले भी तो एक लंबा तार होगा वो, और कुछ नहीं होगा।
चाहे तुम इसे स्क्वायर शेप में बनाओ, चाहे रेक्टेंगल बनाओ, चाहे सर्कुलर बनाओ, चाहे ट्रेपेजियम बनाओ, चाहे पैरेललोग्राम बनाओ, चाहे रोम्बस बनाओ, चाहे काइट बनाओ, कुछ भी बनाओ, इसका लेंथ चेंज नहीं होगा। वायर क्योंकि बोल रहा है, वो अगर स्फेयर कहता या क्यूब कहता ना तब हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वायर एक सिलेंडर होता है बेसिकली, लेकिन जब वायर वो कह रहा है तो उसका डायमीटर या रेडियस नेग्लिजिबल है। तो वॉल्यूम भी सेम होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बात तुम सही कह रहे हो, बट यहाँ पे हमें एक चीज और सेम होगा, ये भी समझनी है, वो है लेंथ। अब यार यहाँ से लेंथ हम कैसे बताएंगे, तो पेरीमीटर, बाउंड्री की लंबाई, स्क्वायर के बाउंड्री की लंबाई, रेक्टेंगल के बाउंड्री की लंबाई, सर्कल के बाउंड्री की लंबाई जिसे हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, ट्रेपीजियम के बाउंड्री की लंबाई जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस सेम रहेगा क्योंकि वायर की लेंथ तो वही थी। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, स्मॉल एल इज इक्वल टू 4a, पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4a, इज इक्वल टू 2πr, सर्कमफेरेंस होता है 2πr। तो 4a इज इक्वल टू 2πr होगा। तो रेडियस इंटू पाई इज इक्वल टू 2a, ये हमारा रिलेशन आ गया। अगर मैं ऐसे देखूं तो 2a बाई पाई ये आएगा हमारा रेडियस। अब तो उसने स्क्वायर का साइड का लेंथ भी दे दिया 88 सेंटीमीटर। अगर वो यहाँ पे ये ना लिखता, स्क्वायर ऑफ साइड a सेंटीमीटर लिख देता, तब हमारा ऑप्शन 2a बाई पाई आता करेक्ट, है ना। अब उसने a की वैल्यू दे दी है तो हम पुट कर देंगे। जब भी सॉल्व करना है ना तो पहले हमें सॉल्व करना है अननोन के टर्म्स में। मतलब मैंने यहाँ पे स्मॉल a ही छोड़ा, मैं यहाँ पे 88 नहीं डाल सकता था, जानबूझ के नहीं डाला ताकि तुमको ये रिलेशन आए। क्योंकि हो सकता है कहीं भी कभी वो 88 सेंटीमीटर ना देके तुमको a सेंटीमीटर दे दे या x सेंटीमीटर दे। तो रेडियस कितना आया 2a बाई पाई। अब a की वैल्यू कितना है 88 सेंटीमीटर। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है या तो 22/7 या फिर 3.14। यहाँ पे हम 3.14 नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम 22/7 डालेंगे। क्यों, यहाँ पे अगर मैं 22/7 डालूंगा तो ये 22 और ये 88 कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 2 इंटू 88 अपॉन 22 इंटू 7। तो ये आ गया 4, क्योंकि 2 11 ज़ा 2 44 ज़ा और 11 4 ज़ा 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। क्या ये कोई आंसर है? ए डिवाइडेड बाई बी बाई सी और ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी। हमको मालूम है कि जो डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन आता है वो उल्टा हो जाता है, तो सी बाई बी हो जाएगा, ए इंटू सी बाई बी। और ये सी को मैं सी बाई 1 भी सोच सकता हूँ दिमाग में, तो ये ए बाई बी इंटू 1/c। तो इसका आंसर आएगा ए सी बाई बी और इसका आंसर आएगा ए बाई बी सी। इन दोनों में फर्क है, ये समझ में आ रहा है ना, यस या नो। अब ये जो डिवीजन का साइन है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आगे के लिए मैं बता देता हूँ। होता क्या है कि कभी कभी बच्चे एक्स बाई वाई बाई जेड लिख देते हैं। अब इसमें से कभी कभी ऐसे लिखने से ये होता है ना कि समझ में बच्चे को नहीं आता है कि मेन डिवीजन का साइन कौन सा है। जैसे बी बाई सी, यहाँ पे भी तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन मेन डिवीजन ये है। इसके हिसाब से मल्टीप्लीकेशन जब हुआ तो मैंने पलटा। यहाँ पे मेन डिवीजन ए बाई बी नहीं था, ए बाई बी के बाद था मेन डिवीजन का साइन। तो मेन डिवीजन का साइन हमेशा हमेशा लंबा बनाना है, जब भी ऐसे बनाओ। इसीलिए देखो मैंने इसको लंबा बनाया यहाँ पे, गौर कर रहे हो ना। कंफ्यूजन नहीं होता है इससे। इससे क्या समझ में आया, ये x डिवाइडेड बाई वाई बाई जेड है। तो ये x डिवाइडेड बाई वाई बाई जेड है, तो x इंटू जेड बाई वाई हो जाएगा ये। अगर ये x बाई वाई बाई जेड होता तो इसका आंसर बनता x बाई वाई जेड। तो ये x इंटू जेड बाई वाई है और ये x बाई वाई इंटू जेड, कितना फर्क है। तो ये आगे हमेशा ध्यान रखना है। कभी कभी जब लंबे 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 जब नंबर्स आ जाते हैं ना फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये चीज समझना है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्किल एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद डायमीटर एंड साइड इक्वल। एक सर्किल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सर्किल का रेडियस हमने मान लिया स्मॉल आर और इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड स्मॉल ए। लेकिन यहाँ पहले ही बोल रहा है कि साइड तो यहाँ का ए है, तीनों साइड ए ए ए, और रेडियस कितना दिया है इसका, रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया है। तो डायमीटर दिया है ए, तो रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर बाई 2 यानी कि ए बाई 2। तो इसका रेडियस हो गया ए बाई 2। रेशियो ऑफ एरियाज कह रहे हैं,
तो एरिया ऑफ सर्किल कितना आएगा, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या डालेंगे, a/2, पाई a/2 का स्क्वायर, तो पाई a²/4, ये आएगा इसका आंसर। पाई में छोड़ देंगे क्योंकि आंसर भी पाई में है, नहीं तो वैल्यू डालते हैं हम पाई की। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a², ये मालूम है ना। अब रेशियो पूछ रहा है तो गड़बड़ नहीं करनी है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ए सर्किल एंड के पहले वाला न्यूमरेटर में रहेगा, यानी सर्किल का एरिया न्यूमरेटर में रहेगा और ट्रायंगल का एरिया डिनोमिनेटर में रहेगा। रेशियो किसका किसका है, एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का है ना। ऊपर कौन रहेगा, जो एंड के पहले आए, सर्किल का एरिया क्या है, πa²/4, और अब देखो बड़ा वाला डिवीजन का साइन में दे रहा हूँ, फिर मेन डिवीजन, √3/4 a² कैंसिल, 4 कैंसिल, π/√3 विल बी द करेक्ट, π/√3 a नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी एक चीज समझ लो, रेशियो हमेशा हमेशा यूनिटलेस आता है। ए क्या है, सेंटीमीटर में है, यानी यूनिट्स में है ना, एक साइड का लेंथ है ना, कोई ना कोई यूनिट तो होगा, तो ये ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट कर देना था जिसमें यूनिट आ रही है। पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 एंड y +7 इज इक्वल टू 0, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे पूछ रहा है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट ये सब बना भी लेंगे, इसको आगे कॉन्सेप्ट ये है कि दो स्ट्रेट लाइन का या तो जीरो सॉल्यूशन आता है या तो जीरो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, या फिर वन सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, यानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। यही तीन चीज हो सकती है जब भी दो इक्वेशंस दिया हो, यही दो में से कोई, यही तीन में से कोई एक चीज होगी। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट कहेंगे, और अगर सॉल्यूशन आता है एक या बहुत ज्यादा तो हम उसे कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ये लीनियर इक्वेशन के केस में है सिर्फ, जो हमारा सवाल है, जब भी दो लीनियर इक्वेशन दी होंगी तब तो या तो जीरो सॉल्यूशन आएगा, यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, या तो एक आएगा या तो इनफाइनाइट आएगा, दो सॉल्यूशन कभी नहीं आता, टू सॉल्यूशंस नहीं आएगा स्ट्रेट लाइन के केस में। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि डिग्री 1 है। डिग्री 1 कैसे पहचान रहा हूँ कि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, अलग अलग इक्वेशन, जब पावर 1 से ज्यादा होती है तो डिग्री 1 नहीं रहता, तो ये बनाओ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वन सॉल्यूशन, ठीक है, आंसर सही है। देख लेता हूँ, देखो होता ये है कि जब भी हमने क्वेश्चन बनाया है तो उसमें जैसे कि x +3y = 4 और x-5y या 2x-5y = 18, मान लो ये दो इक्वेशन दिए हुए रहते तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं,
ठीक है ना, तो ये 11y इज इक्वल टू 8 प्लस 18 कुछ आ जाता 26, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज नहीं हो पा रही है, यहाँ पे ऊपर x है नीचे y है, फर्स्ट इक्वेशन में y नहीं है, सेकंड इक्वेशन में x नहीं है, तो कैंसिल तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब भी ऐसा केस आता है, तो ये तो मेथड 1 बता रहा हूँ मैं, एनालिटिकल सॉल्यूशन यानी कि सॉल्व करने का एनालिटिकल तरीका, इन द सेंस कि लिखने का तरीका, एक ग्राफ से भी आएगा, वो भी हम बताएंगे। जब भी इस तरह का मामला फंसे तो एक बार इक्वेशंस को ऐड करो और एक बार सब्सट्रैक्ट करो। एडिंग 1 and 2, x plus y is equal to -5, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 - 2 कर देते हैं। x माइनस, ये तो पहला काम किया हमने, ये दूसरा काम कर रहे हैं। x माइनस वाई क्या आएगा, 2 माइनस -7 यानी कि 9, यार तो समझ में आ रहा है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कोई मसला नहीं है इसमें। ऐड कैसे हो रहा है, एलएचएस एलएचएस के साथ ऐड हो रहा है और आरएचएस आरएचएस के साथ ऐड हो रहा है, तो 2 प्लस -7 आएगा -5, ठीक है, और 2 माइनस -7 आएगा +9। ये समझ में आ रहा है ना अभी तक, यस या नो, ठीक, गुड, चलो आगे। अब मेरे लिए आसान हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब तुम बोलोगे सर ये तो बिल्कुल नई तरह की क्वेश्चन आपने ले आई, कोई बात नहीं, इन्हीं दोनों से ना मिलजुल के आई है। हाँ, तो जब इन दोनों से मिलजुल के आई हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। अब 3 और 4 को ऐड करो, अब x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -5 + 9 यानी 4, यानी कि x इज इक्वल टू 2। गुड, और x इक्वल टू 2 इसको तुम पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुट इन, अब इक्वेशन 1 में और 2 में तो पुट नहीं कर सकते, x की वैल्यू 2 है ना, वो तो है ही है। पुट इन इक्वेशन 3 कर दो, यहाँ तो पुट नहीं ना हो पाएगा, यहाँ पे x है तो y नहीं है, y है तो नहीं है, 3 में पुट कर दो। अब ये मान के चलो कि क्वेश्चन हमें ये नहीं दिया हुआ है, ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों को सॉल्व करना है, ऐसे सोचना होगा, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वेशन ये ना देकर ये और ये दी हुई है, ठीक है, इन्हीं से हमने लाया है। पुट इन इक्वेशन थी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 -2 -7, तो ये जो वैल्यू आई 2, -7, एक यही सॉल्यूशन आया। इसे ग्राफिकल अप्रोच भी देखो और मजा आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 और y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 था ना, तो मैं इसको y इज इक्वल टू -7 लिख रहा हूँ। हम हमेशा ऐसा ही करेंगे जब भी एक ही वेरिएबल दिया है, इसमें x था y नहीं था, तो ये ठीक, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा रहता, तब भी हम ये ले आते हैं। y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, इसमें x में लिखा हुआ है, तो हम y को अकेला तनहा बाई तरफ छोड़ देंगे। अब ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। अब मैं ग्राफ देखता हूँ, ये ओरिजिन है, ठीक है, देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, y की कोई भी वैल्यू हो, x की वैल्यू 2 ही रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि चाहे y की कोई भी वैल्यू हो, x इज इक्वल टू 2 ही रहेगा। x इज इक्वल टू 2 का इतना लंबा मतलब होता है, तो ये x एक्सिस पे 1 है और ये मान लो 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 ही रहेगा का मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू यहाँ पे मान के चलो 1 थी, यहाँ पे 2 थी, तो y की कोई भी वैल्यू तुम डालोगे तो x की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, चाहे y 0 हो जाए तब भी 2 रहेगी, y 1 हो जाए तब भी 2 रहेगी, y 2 हो जाए तब भी 2 रहेगी। x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 एक इक्वेशन है, इस पे बसने वाले पॉइंट्स कैसे होंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स कैसे होंगे वो देख लो। x तो जिद में 2 ही रहेगा, चाहे y की कोई भी वैल्यू डाल दो, पॉइंट इस तरह का आएगा 2, y, तो 2, 0 भी एक पॉइंट है, 2, 1 भी, 2, 2 भी। अब 3 पॉइंट हमें चाहिए होते लाइन को बनाने के लिए, 2 पॉइंट से ही बन जाती है, बट 3 पॉइंट इसलिए ताकि कोलिनियर पूरा अच्छे से हो जाए। ये है बाबू लाइन तुम्हारी किस चीज की, x इज इक्वल टू 2 की। अब y इज इक्वल टू -7, मान लो ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है। अब y इक्वल टू -7 का मतलब क्या होता है कि x की कोई भी वैल्यू हो,
y की वैल्यू तो -7 ही रहेगा। तो इसका पॉइंट किस तरह का रहेगा कि x कोई भी वैल्यू डालो y तो -7 ही रहेगा। तो x की वैल्यू 0 डालोगे तब भी -7, 2 डालोगे तब भी -7, 1 डालोगे तब भी -7। अब इसको तुम ज्वाइन कर दो, तो ये दो स्ट्रेट लाइन किसी एक ही पॉइंट पे ना कट करेंगी। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -7। यहाँ से सॉल्यूशन आता है, ग्राफिकल सॉल्यूशन से कहते हैं, इंटरसेक्शन से आता है। दो स्ट्रेट लाइन या तो पैरेलल हो जाएंगी आपस में तो नो सॉल्यूशन, या तो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो वन सॉल्यूशन, या तो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मान लो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, दूसरी स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं ना हो सकती है कि दो दो सॉल्यूशन आ जाए। स्ट्रेट लाइन तो एक ही तरफ ना जाएगी, ये मुड़ेगी थोड़ी बार बार। ग्राफिकल अप्रोच समझ में आया, ये मेथड 2 है।